सर आपका करियर आपके गोल्ड मेडल से पहले ही शुरू हो गया। That art is an art to make money. I don't want to work in Raj Comic. हाँ, बिल्कुल they kidnapped me for comic industry serious. फिर उन्होंने मेरे गर्दन से पकड़ा और पकड़ के ले आए बुराड़ी। चप्पल घिस जाता है कॉमिक छपवाने में। ये एक चुनौती थी, जवानी में खेल गए हम। बनारस था, वहां पे 7 खून माफ है कि हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जेल चले जाए। धीरज जी की बात कर लेना, मैंने उनकी बहुत रैगिंग दी। He throw that in the dustbin. प्ले बॉय मैगजीन के जितने भी हार्ड कॉपी, तो ये तो छापा पड़ गया मतलब आपके घर पर। एक लड़का आया, उसका नाम था अभिषेक मलसूरी, एक लड़का आया हेमंत, बोला एंड मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ कि क्वालिटी बहुत खराब होने के मेरे ही कॉमिक की कैलीग्राफी का पैसा और आर्टवर्क का पैसा जब सेम हो गया, तब मैंने गिव अप कर दिया। एक दिलीप चौबे और हनीफ जी की जोड़ी की एक कॉमिक आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एनआरआई पॉडकास्ट स्टूडियो के एक और एपिसोड में। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक प्रतिभाशाली और वर्सटाइल अतिथि हैं जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में कई उपलब्धियां हासिल करी हैं। इनके क्रिएटिव पैशन और स्टोरी टेलिंग का जज्बा ऐसा था कि मात्र 16 वर्ष की आयु में हमने इनका पहला काम बनारस की गांडीव नामक न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल ह्यूमर के रूप में देखा। वहीं इन्होंने हम भारतीय कॉमिक्स प्रेमियों के दिल में जगह बनाई अपने बनाए हुए किरदारों से, जैसे कि तिरंगा, अभेद्य, ब्लाइंड डेथ, जंगारू इत्यादि। और करीब 15 साल कॉमिक इंडस्ट्री में काम करने के बाद इनकी अगली उपलब्धि होती है प्रिंसिपल लेक्चरर के रूप में डिजिपेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रेडमंड, वर्जीनिया में स्थित है। विदेश में 14 साल काम करने के बाद अब ये अपने स्वदेश भारत लौटे हैं, जहां इन्होंने देसी क्रिएटिव्स नाम से भारत की पहली विनाइल टॉयज बनाने वाली कंपनी एस्टैब्लिश करी है। तो आइए मैं और मेरे अन्य एनआरआई ग्रुप के दोस्त स्वागत करते हैं श्री दिलीप कुमार चौबे जी का। वेलकम सर। जय हिंद। हेलो सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर, आपने इतना फॉर बीइंग सो काइंड कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और हम लोग के साथ अपना टाइम शेयर करा है। तो हम लोग सारे यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, मिलन, जीत, इंद्रशीष और अमित, हम सारे कॉमिक्स के फैंस हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितने भी कॉमिक्स के बिहाइंड की जो भी मेकिंग होती है उन सब क्रिएटिव्स को बुलाया जाए और उनके चैलेंजेस को देखा जाए कि उनके जीवन में कैसे चैलेंजेस थे, उनका ग्रोथ कैसा था और अभी वो कॉमिक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं। और इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो सर आप ही होंगे, क्योंकि आपने कॉमिक इंडस्ट्री बहुत पुराने समय से देखी है और आपने ग्रोथ भी देखा है। इनफैक्ट आपने अपना एक्सपोजर इस तरीके से क्रिएटिव मीडियम से करा है कि शायद आप कुछ नया लेकर के भी आए हैं बाहर से। तो हम लोग जानना चाहेंगे सर आपकी जर्नी कैसे थी, तो शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू से एकदम बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम दिलीप कुमार चौबे है पूरा नाम, और मेरे पिताजी का नाम गिरीश दत्त चौबे था। तो दिलीप दत्त होते होते रह गए थे हम। तो दिलीप चौबे के नाम से थे। एक झारखंड में एक बहुत छोटी सी जगह थी, किरीबुरु आयरन ओर माइंस। वहाँ पे हमारे पिताजी जॉब करते थे। बोकारो स्टील प्लांट को वहाँ से कच्चा लोहा मिलता था। तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करता था। तो करीब 4 या 5 साल का होऊंगा मैं कुछ ड्राइंग वगैरह बनाता था। तो हमारे गुरुजी थे, उनका नाम था श्री ए.के. मजुमदार। तो वो विश्व भारती शांति निकेतन से उन्होंने मास्टर डिग्री की थी। तो वो मेरे ड्राइंग वगैरह को देख के उनको बड़ा अच्छा लगता था, या मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो वो हमारी ड्राइंग को किसी आर्ट एग्जीबिशन में, और कैमलिन का कुछ होता था, और पूरी वर्ल्ड के जो भी टॉप आर्ट एग्जीबिशन होते थे, चिल्ड्रन आर्ट एग्जीबिशन, तो करीब जब मैं 10th या 12th तक पहुंचा था, आई गॉट 70 सर्टिफिकेट्स एंड सो मेनी गोल्ड मेडल्स एंड सिल्वर मेडल।
वो हर ड्राइंग कंपटीशन में मैं जाता था, और जो कॉम्पिटिटर थे वो लोग गिव अप कर देते थे पहले से ही कि दिलीप आया तो मेडल तो इसी को जाएगा, एंड आई ऑलवेज गेट फर्स्ट प्राइज। तो ये सब चक्करों में मेरी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि साल में 6-7 ट्रिप होते थे, कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी बैंगलोर, कभी मुंबई, तो ऐसे। और पेंट, और बड़ा अच्छा लगता था जब कंपनी के जनरल मैनेजर आपको बुला रहे हैं। और फिर आर्ट में बहुत रुचि था हमारा, और मैथमेटिक्स, मेरे पिताजी डबल एमकॉम थे, और वो लिखते थे ऑफिस के लोगों के लिए, जो करीब उनके अंडर में 20 सीए थे, तो वो जो मार्च में नहीं होता है क्लोजिंग और ये वो, तो उसी में वो लगे रहते। और मेरे मैथ्स में 33% मार्क्स आए, मतलब वो भी ग्रेस मार्क्स थे। मतलब हमने तो ऐसा घर का नाक डुबोया था मैथ्स में और फिजिक्स में, तो चलो पास हो गए किसी तरह। तो हमारे मामा जी ने एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एडमिशन का एक फॉर्म लेके आए, और मैं और मेरा भाई, मतलब वी बोथ आर क्लासमेट्स, तो हम लोग दोनों गए वहां पे। और करीब 400-500 लोग थे उसमें, 32 सीट्स थी उसके अंदर, काफी कुछ रिजर्व कोटा और इस तरह का था, बट मेरा नाम सबसे ऊपर था। मतलब एडमिशन टेस्ट में मैं सबसे अच्छा किया। और फिर मैं और वो 5 साल का डिग्री कोर्स हुआ करता था, और शुरुआत में 2 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होता था और 3 साल का स्पेशलाइजेशन, देन मास्टर डिग्री। तो इलस्ट्रेशन वाज माय सब्जेक्ट, और मेरे गुरुजी श्री श्यामल दास गुप्ता, उनसे मैंने वो गुर सीखे। फिगर ड्राइंग होती थी और स्केचिंग करने जाया करते थे, और हर चीज में, मतलब जो भी कॉलेज का जो भी होता था उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना ही मिलना था। मतलब चाहे इंटरनल हो, चाहे ऑल यूनिवर्सिटी इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स और ये, तो उसमें हम कार्टूनिंग या इलस्ट्रेशन करते थे। तो अच्छा खासा चल रहा था वहां पे। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने अपने पापा से बोला कि पैसे मत भेजना, और ही टुक इट सीरियसली। तो मेरे को एक मेरे सीनियर थे विनोद जी, वो आज न्यूज़पेपर आता था यूपी में, तो उसमें वो इलस्ट्रेशन करते थे पॉलिटिकल, एंड ही गॉट अ जॉब समवेयर इन सुल्तानपुर एज अ ड्राइंग टीचर इन सम बिग स्कूल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम रिप्लेसिंग यू टू आज न्यूज़पेपर। तो मैं, मेरी ऑफिस टाइम होता था रात को 9 बजे से 2 बजे, तो मैं वहां पे जाके कार्टून इलस्ट्रेशन करता था और पॉलिटिकल कार्टून्स बनाता था। फिर 87 में या 88 में एक मेरा कलीग था, मतलब क्लासमेट था, उसका नाम था गणेश। वो नीरद एक कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने छोटू लंबू बनाया है। उनसे वो मेरा क्लासमेट था, और वो उनके शागिर्दी में कुछ उसने कॉमिक बनाई। तो उस समय जो सबसे फैसिनेटिंग मशीन मैंने देखा वो था जेरोक्स मशीन। आर्टवर्क उसमें डालो और कुछ केमिकल डालो और काला कपड़ा ऐसे ढक लो, और वो रिड्यूस होके वो आर्टवर्क जो प्रिंटिंग साइज में होता है कॉमिक का, विद इन सेकेंड्स आ गया। मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मैंने कभी देखी नहीं। और वो इंक, यू कैन स्मेल दैट, थोड़ा इम्बॉस भी होता था उसका इंक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक आर्ट वर्क रिड्यूस होके तो और सुंदर लग रहा है। मतलब पहले ब्रोमाइड वगैरह हम लोग निकालते थे न्यूज़पेपर के लिए, वो लंबे लंबे स्ट्रिप होते थे, और क्या होता था ना कि न्यूज़पेपर की जो कंपोजिंग होती थी उसमें लंबे लंबी पट्टियां चिपकाते थे और थोड़ा सा जगह बच जाता था, तो उसमें हम फिलर की तरह आर्ट वर्क करते थे। तो गणेश ने मेरे से बोला कि कॉमिक, और वो नूतन कॉमिक के लिए काम कर रहा था, भूतनाथ के 1-2 कॉमिक बनाया था और एक फौलादी सिंह बनाया। तो मेरे को उसने ऐसे ही छेड़ दिया कि चप्पल घिस जाता है कॉमिक छपवाने में। बोले तेरी ऐसी की तैसी है, तुमको बताता हूँ। तो वहीं बनारस से एक ट्रेन चलती है काशी विश्वनाथ, उसमें बैठे दिल्ली गए, और दिल्ली में मुझे डेस्परेटली आई नीडेड सम पब्लिशर। तो मेरे को पवन कॉमिक दिखा, दाईवाड़ा एक जगह थी वहां पे, देवकी नंदन शर्मा उनके वो थे, पब्लिशर थे। तो गलियों में घूम रहे थे सवेरे सवेरे चावड़ी बाजार के पीछे, तो वहां पे वो दिख गए। तो उन्होंने मुझे एक
कॉमिक का स्क्रिप्ट दिया और मेहनताना 800 रुपये तय हुआ कि 32 पेज की किताब है, इसके अंदर आपको पेंसिलिंग करनी है और इंकिंग करनी है और कैलीग्राफी भी करनी है और कलर स्कीम भी करना है। तो वही फोटोकॉपी निकाल के हम लोग ट्रेडिशनली मैनुअली कलर करते थे। सो मतलब पूरी कॉमिक आप ही को बनानी है? हाँ, 800 रुपये में आपको पूरी कॉमिक बनानी है। तो वही तो मैं आज भी बोलता हूँ कि यार एक ऐसा आर्टिस्ट तो ढूंढो जो सारे काम खुद करता हो। तो हम तो बचपन से करने लगे, 16-17 की उम्र होगी हमारी, तो बस खाली कहानी नहीं लिखे थे हम। तो हमारी किताब छप गई और छप के वो गणेश जी के सामने हमने रख दिया कि देख भाई ये मेरी कॉमिक आ गई। तो हम बोले देखना ही पूरी जिंदगी तुम कॉमिक और दिलीप चौबे का नाम जोड़ के ही लोगे। तो ये एक चुनौती थी, जवानी में खेल गए हम। सर यहाँ पे मैं हाँ इंटरप्ट करूंगा सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल ह्यूमर न्यूज़पेपर में छापते थे, तो हाँ। उस समय के हिसाब से मतलब 80s में कितना चैलेंजिंग होता था एक पॉलिटिकल ह्यूमर को ह्यूमर के तौर पर छापना, ताकि एडिटर भी कुछ उससे ऐतराज ना करे और जिसके ऊपर कार्टून बन रहे हैं वो देखिए भी ऐतराज ना करे। दिल्ली और बम्बई और ऐसी जगह की तो अलग बात है। बनारस है, बनारस में आप कुछ भी कर सकते। हम लोग गांडी वो एक न्यूज़पेपर है जो कि मिड डे टाइप का गॉसिप न्यूज़पेपर है। यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। और उसी समय हमारे जमाने में मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो मंडल आयोग आ गया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और आरक्षण लागू हुआ था और रामविलास पासवान और इन सब पे सटायर, मतलब बहुत सिंपल सा सटायर होता था कि अब चारा, लालू जी चारा का कुछ टॉपिक था तो हमने बताया कि किसान खेत में गाय को लेके जा रहा है, चारा नहीं है। तो ये ऐसे ही चलता था ह्यूमर, बहुत ज्यादा सटायर भी होता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जेल चले जाए। तो बट कॉमन पीपल के साथ, बट आई वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड विथ आर के लक्ष्मण। और ये मेरे मन में जो आता था, एडिटर को भी कोई दिक्कत नहीं थी और बनारस था, वहां पे 7 खून माफ है, आप कोई भी गलती करेंगे तो माफ कर दें। तो अच्छा था, एक नया एक्सपीरियंस था मुझे। पैसे मिलते थे, 800 रुपये मिलते थे। ये हम कहीं देख सकते हैं क्या अभी, अगर कहीं देखना है या कुछ आपने कहीं ब्लॉग वगैरह में डाला है ये सब? मैं दान किया करता हूँ। मेरे को एक बंदा मिला, उसने बोला कि धीरज जी की बात कर लेना, धीरज जी के ड्राइंग रूम में एक गणेश जी की का आर्ट वर्क है। मैं एक दिन ऐसे गया तो बोले चौबे जी आप ही ने बनाया है? मैंने देखा अच्छा मेरा ही सिग्नेचर। तो एक लड़का और मिला था, बोला था, एक मेरी क्लासमेट थी वो वंदना, वो अभी शायद यूएस में ही है, वो आर्कियोलॉजी में कुछ काम करती है। वो कह रही थी दिलीप तुम्हारे सारे कार्टून मेरे पास सेफ हैं, तो कभी मिलेगा, कभी मैं डाल दूंगा ऑनलाइन, आपको दे दूंगा। वो मतलब 86-87 की बात है। मिल जाएगा आर्काइव में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जी जी बिल्कुल, ट्राई करेंगे हम लोग भी ढूंढने का। मैं ही ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरे पास तो एक कॉमिक नहीं है भाई तिरंगा की, सही बता, एक भी नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया लग रहा है। ये अच्छी बात है ना कि मतलब आपके पास नहीं है लेकिन आपके फैंस के पास, सबके पास है। मिलन हाँ मोहंती यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फैन है, आप जो हम लोग के साथ हैं, ब्रैम्पटन से है मिलन। सो बट विल गेट टू तिरंगा। आप अपना सफर जारी रखिए। आपने बताया कि 80s में। हाँ चलिए आप वहीं पे रहते हैं थोड़ा सा। हाँ बोलिए सर। आपका करियर आपके गोल्ड मेडल से पहले ही शुरू हो गया? अरे मैं 4-5 साल का था, 4-5 साल के था तभी कूद के पांव दिख गए थे कि आर्टिस्ट बनेगा ये। नहीं सर, फिर आप देखिए सर, आप जैसे आपने पब्लिश कर ली अपनी ये नूतन या पवन कॉमिक्स में पहली कॉमिक्स रही, तब तक आपका एजुकेशन खत्म हो गया था जो ना मैंने अभी बताया ना कि अपने पापा से मैंने कह दिया पैसे मत भेजो, एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो मुझे स्कॉलरशिप मिला 1000 रुपए बीएचयू की तरफ से। मेरी पढ़ाई 5 साल एकदम फ्री थी। और वो 2-in-1 वाला आता था फिलिप्स का कैसेट, मेरा रूम भरा रहता था कैसेट से, पैसे में कमा ही रहा था। और फर्स्ट ईयर से आई नेवर नीड मनी, आई नेवर बोरो मनी 1 रुपीज फ्रॉम एनीबॉडी इन माय लाइफ। तो काम करके मेरे, देखो सीधा सा फंडा है, मैं अप्लाइड आर्ट से पढ़ाई कर रहा था। somebody put this in my ear that art is an art to make money। बस वहां से लग गया चस्का मेरे को। मैं काम तभी, मैं अभी भी काम तभी करता हूँ जब पैसे मिलते।
तो अभी मेरी कंपनी है, मुझे ही सैलरी मिलती है तभी करते हैं भाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला आपने सर। आई थिंक इस पे हम लोग करेंगे हाँ बात डिटेल में। या हाँ अजीत हाँ भाई? नहीं, मेरा यही था कि जैसे सर ने बताया ना कि मेरा था कि सर को गोल्ड मेडल बाद में मिला है, राइट, बीएचयू से। तो उस समय इज कॉमिक्स द मोस्ट लुक्रेटिव प्रोफेशन, इस वजह से वो उस तरफ गए कि, और बिकॉज कि सेकेंड ईयर से ही उन्होंने कॉमिक्स की दुनिया देख रखी थी, इसीलिए उनका रुझाव था। फॉर ए नहीं पर्सन क्या होता था ना कि अभी का तो मैं पूरा इंडिया देख रहा हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाता हूँ, सबको लगी है पड़ी कि सरकारी नौकरी मिल जाए, जिंदगी बन जाए। हमारे टाइम पे क्या होता था कि 90% जो लोग कॉमर्शियल आर्ट से अप्लाइड आर्ट से पढ़ते थे, दे यूज टू गो टू एडवर्टीजमेंट एजेंसी। सब लोग एड एजेंसी में जा रहे थे, और या तो किसी फोटोग्राफी से रिलेटेड उसमें करियर में जा रहे थे। तो मुझे लगा कि यार एड एजेंसी में जाएंगे तो नाम तो लिंटास और अदर कंपनी का होगा, मेरा नाम कहाँ जाएगा, और हम कोई और नौकरी करेंगे तो मेरा नाम कहाँ जाएगा। और मैं मतलब फर्स्ट ईयर में भी मेरे बाल मिथुन की तरह ही थे और बेल बॉटम था ही, और मैं लाल पीला हरा पैंट पहनता था। मतलब पैसे कमा रहे थे तो कर रहे थे, लेकिन मतलब फर्स्ट ईयर में जो जिस लड़के की उम्र 16-17 साल हो, एंड ही गॉट फैन फॉलोइंग। मतलब जो मैं कार्टून वगैरह बनाते थे उसमें मेरे नाम जाते थे। एक बार मुझे मतलब ऐसा बहुत बार हुआ, ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई आ गया, अरे दिलीप सर, चौबे जी, और ये वो। लड़कियां सेफ फील करती थी कि ऑटो जा रहा है बीएचयू की तरफ, तो बोलते थे भैया आप जा रहे हैं, हम साथ में चलें। मैं आपको जानती हूँ, मैं खुद ही अपने को नहीं जानता हूँ, आप हमको जानते हो, इससे बड़ा सम्मान की क्या बात है। तो फैन फॉलोइंग, और लोग अप्रिशिएट करते थे। जैसे मेरे जो कार्टून होते थे ना, वो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते थे, कभी इलाहाबाद में, कभी दिल्ली में, वो आरक्षण से रिलेटेड जो कार्टून थे। तो आई गॉट सम आइडेंटिटी, आई डोंट वांट दैट आइडेंटिटी टू बी गॉन फॉर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। तो मुझे वो यही जानना था। हाँ, तो सर तो आप बीएचयू के देखिए, मिथुन थे, अगर सही कहा जाए तो। हाँ एकदम बिल्कुल हीरो भाई, अरे एकदम हीरो। मेरे सर जूनियर्स आपका मुझे बहुत प्यार करते हैं अभी भी, और मैंने उनकी बहुत रैगिंग दी, बहुत दबा के दी, लेकिन दे लव मी सो मच अभी। सर इससे फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बताया कि अब आप पवन कॉमिक्स के लिए काम करने लग गए हैं, और आपका कॉमिक्स का सफर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप कब तक इंडिया में रहते हैं, और आपका जर्नी पवन कैसे होता है कॉमिक में इसका? पवन कॉमिक में काम करते करते मेरे को कीड़ा काटा एनिमेशन का, 2D एनिमेशन का, सेलुलाइड जो प्लास्टिक के उस पे करके हम ओपेक कलर लगाते थे। तो एक प्रोजेक्ट मिला मुझे। उसी समय लोग पता नहीं कैसे जान गए कि इसको एनिमेशन करना है, आता है या जो भी है। तो मैं गया दिल्ली, वहां पे लोधी गार्डन में एक कंपनी थी जो गेंडा ब्रांड फिनाइल का में राइनो को दौड़ाना था। तो मैंने वो प्रोजेक्ट लिया, मेरे ख्याल से ऐसे ही 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से था, और मतलब 8 या 10 सेकंड का था। तो पूरा पहले फ्लिप बुक में बना के, और हमने फ्लिप करके उसको दिखाया कि राइनो इज रनिंग। तो खाली गए थे उसको दिखाने, और दिखाने के बाद हम चावड़ी बाजार के ही अंदर से आ रहे थे, नहीं चावड़ी नहीं, मतलब गरीबा के रोड से आ रहे थे। तो डायमंड कॉमिक दिखा रास्ते में। गुलशन जी बैठे थे बाहर, उनको मैंने बताया कि मैं कॉमिक बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया, मैंने, और पवन कॉमिक की 2 कॉमिक छपी थी मेरे हाथ में थी, मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। जो मैंने एड्रेस स्लिप दिया था वही मेरा जो डालमिया हॉस्टल था उसी का रूम नंबर समथिंग वो मैंने लिख के दिया था, एंड ही थ्रो दैट इन द डस्टबिन इन फ्रंट ऑफ मी। तो हमने कहा कि आते होंगे लोग बहुत सारे। तो उसके बगल में गए थे, तो उस समय नागराज आ गया था, और प्रताप मलिक जी के आर्ट वर्क ऐसे लंबे से लगे थे, और एक हैंडसम सा जवान सा लौंडा खड़ा था, उसका नाम था संजय गुप्ता। वो खड़े थे वहीं, मतलब बैठे हुए थे कुर्सी पे, और छोटी सी दुकान हुआ करती थी, और मनोज जी भी कुछ कुछ कर रहे थे। तो संजय जी से मैंने कहा कि मैं कॉमिक बनाना चाहता हूँ राज कॉमिक के लिए। तो उन्होंने अब मेरे पास दिखाने के लिए वो 2 कॉमिक थी जो कि मैं 10-10 दिन में बनाया था, गंदा सा काम था, और वो फ्लिप बुक था। मतलब आई मेट संजय जी विथ एनिमेशन प्रोजेक्ट इन माई हैंड।
सर ये फ्लिप तो बुक संजय जी ने, ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा, हाँ, हिंदी में शायद इसको कुछ और फ्लिप, बोलते हैं। एक कॉपी लीजिए, कॉपी के सबसे लास्ट वाले पन्ने में एक बॉल बनाइए और हर पन्ने में उस बॉल को प्रोग्रेसिव या आदमी को चलते हुए बनाइए और हाथ में पकड़ के एक बार जब ऐसे करेंगे तो वो चलता फिरता प्रतीत हो। सी एनिमेशन इज जस्ट इल्यूजन ऑफ मोशन, देयर इज इल्यूजन, इवन वो 2D हो 3D हो, उसमें फ्रेम्स पर सेकंड आते हैं और आपके आंख से ऐसा लगता है, जो ब्रेन में वो इमेज जाती है कि कुछ हिलता नहीं है, उसमें सब कुछ स्टैटिक होता है। तो वो एक फ्लिप बुक होता है, किताब में हमने ड्राइंग बनाई थी। तो संजय जी ने कहा कि अपना एड्रेस लिखा दीजिए और हम आपसे संपर्क करेंगे। फिर मैं आ गया BHU और मैं और दूसरे कामों में लग गया। वहां पे मैं रामायण की एक स्ट्रिप बना रहा था गांडीव के लिए। 72 पेजेस थे, 3 फ्रेम होते थे और हर दिन छपते थे। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में लगा था और थोड़ी पढ़ाई भी तो कर लेते, तो थोड़ा फोकस हुआ पढ़ाई के ऊपर। और तो करीब 3 साल तक हर महीने एक 15 पैसे का येलो कलर का पोस्ट कार्ड मेरे रूम के अंदर रहता था। राज कॉमिक के संपादक थे शलभ जी, उनका लिखा हुआ चिट्ठी होता था कि दिलीप जी जब भी आप दिल्ली आए जरूर मिलिए और इस नंबर पे कॉल करिए। तो मैं बोलता था कि मुझे जिस घर जाना नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क इन राज कॉमिक, ऐसा था, क्योंकि राज कॉमिक वाज द बेस्ट एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। कि एक ही तो बेस्ट है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो क्यों जाना वहां पे, थोड़ा और ही एक्सप्लोर कर लो, लाइफ हो सकता है लाइफ कहीं और लेके जाए। So I was not seriously prepared to join Raj Comic. This was period. And then वो चिट्ठी आती रही। फिर मैं दिल्ली चला गया। मैं WHO की बुक्स बना रहा था। एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने उस समय सरकारी नौकरी फ्री में मिल गई थी। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खुल रहा है, उसमें आर्ट डिपार्टमेंट तुम देख लो और ले लो, यहीं दिल्ली में रहो। हम बोले भैया हमको नहीं करना। तो उन्होंने कुछ किताबें दे दी और हमने शादी वादी कर ली वहीं। जिस दिन मेरी पढ़ाई खत्म हुई उसी दिन मेरी श्रीमती जी भी मेरी क्लासमेट थी, तो दीपिका जी से शादी हुई और हम लोग दिल्ली आ गए। और वही हमारा बेस था कि ये किताबें करते। एक NGO थी बहुत बड़ी, डिफेंस कॉलोनी में थी, अच्छा रहने वहने का सब व्यवस्था था, तो वहां से शुरुआत की। लेकिन वो कॉमिक का कीड़ा चलता रहा। तो एक लड़का था दिलीप, वो पहाड़ी था, वो आया एक स्क्रिप्ट लेके, बोला कि दिलीप भाई और एक कॉमिक बनाते हैं। हम बोले मेरा नाम नहीं जाना चाहिए। बोला अरे दोनों का नाम दिलीप है चलो दिलीप लिख देंगे। तो फोर्ट कॉमिक में एक जीको द ग्रेट करके कैरेक्टर था, अंसार अख्तर जी ने लिखा था और बिना मन से हमने वो बना दिया। फिर एक और ले आया कि एक गदर नाम की कॉमिक, अभी कॉमिक कॉन में गए थे तो एक ब्लॉगर भी हैं, उन्होंने वो जीको जंगारू की एक किताब मेरे को दी, ये चौबे जी आपने बनाया। तो सिर्फ वही कॉमिक है मेरे पास। हाँ, इंद्राशीष है, इंद्राशीष का जंगारू फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें हाँ, बहुत सारे रिप्रिंट्स भी लिए हुए हैं। तो उसमें जीको जंगारू और एक फैंटम सॉरी टार्जन टाइप का एक कैरेक्टर था, मैं भूल गया, फाइटरमैन, 4-5 नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ दी। तो ये एक हमने उसको उस समय डाइजेस्ट बोलते थे, तो हमने वो एक डाइजेस्ट बनाई और वो किताब छप गई और किताब पहुंच गई संजय जी के पास। संजय जी बोले कि ये आदमी कहीं ना कहीं दिल्ली में ही है, पता करो कहाँ है। एक दिन संजय जी और विवेक जी आए घर पे और मैंने दीपिका से बोला कि वो लोग आ रहे हैं, तुम एक काम करो बाहर से ताला बंद कर दो, उनको पता न चले कि दिलीप जी अंदर है। तो विवेक जी को संजय जी ने खुदा दिया, पूछ जाओ बाउंड्री के उधर चौबे जी अंदर हैं। फिर उन्होंने मेरे गर्दन से पकड़ा और पकड़ के ले आए बुराड़ी और हमको दिए अभेद्य और ब्लाइंड डेथ, ये 2 कैरेक्टर उन्होंने दिए। वो किंग कॉमिक उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो एकदम रस्टी था मेरा हाथ, मैं काम कुछ और ही कर रहा था, कुछ एनिमेशन वगैरह एकदम। और आई वाज सीरियसली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। सर तो मैंने कोशिश यहाँ करी। पे ये इवेंट थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, जैसे कि दरवाजा बाहर से लॉक था, वो लोग ताला तोड़े होंगे तभी तो अंदर आए होंगे ना, या नहीं तो खिड़की से आए उसमें होंगे। एक सांस लेने के लिए खिड़की खुली हुई थी तो आके और दीपिका बाहर थी, तो उन्होंने पहले 2-3 बार आवाज लगाया तो संजय जी ने बोला विवेक जी पूछ जाओ।
तो ये तो छापा पड़ गया मतलब आपके घर पर। मतलब वो 90s में गैंग वाला सीन है तो फुल अपहरण करके सीधा काम पे लगा दिया। हाँ हाँ, एक बिल्कुल, दे किडनैप मी फॉर एनी कॉमिक इंडस्ट्री, सीरियसली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम, सीरियसली। तो फिर संजय जी के साथ बात हुई। संजय जी, मैंने वहां पे काम शुरू किया। संजय जी ने कहा कि ऑफिस ना आया करो, ऑफिस आते हो तो 2 घंटे 4 घंटे आने में लग जाता है। बुराड़ी में उस समय गाड़ी वाड़ी जाती नहीं थी। एक दिल्ली में एक ऑटो चलता था, बड़ा सा फटफटिया टाइप का, बहुत बड़ा सा होता था, वही एक साधन होता था। जुगाड़ भी तो बोलते उन्होंने, शायद कई जगह पे। हाँ जुगाड़, वो पहले कनॉट प्लेस में चलता था। हाँ तो वो ऐसे खींच के स्टार्ट करने वाला कुछ ऐसा था उसमें फंडा। तो बुराड़ी जाने का मतलब है यू आर डेड, मतलब उस दिन आप काम नहीं कर रहे। तो एक उन्होंने स्कूटर पे एक बंदा बैठाया और वो सवेरे जाएगा, नरेश जी से कुछ पेजेस लेगा, फिर विनोद जी को कुछ पेजेस देगा, फिर वो धीरज जी के यहाँ जाएगा जनकपुरी, फिर वो मेरे यहाँ आएगा, फिर अनुपम जी के यहाँ जाएगा। तो ये गेम चलता है, वहां से 2 पेज उठा ले, यहाँ से 3 पेज उठा ले, तो ये एक आदमी गोल गोल घूमता। तो फिर मैं, उस समय फिर का उस, चलता फिरता ईमेल, हाँ, ईमेल ड्रॉप। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मेरे ससुराल जो है वो लखनऊ में, तो मैंने सोचा कि जब जाना ही नहीं है ऑफिस तो दिल्ली में इतना रेंट पे करने से क्या फायदा है, इससे बढ़िया लखनऊ में बड़ा सा बंगलो लो, उसी में रहो, किराया कम रहेगा। और श्रीमती जी के पापा भी और हम रहने वाले इधर ही के, तो हमको लगा कि इससे बेहतर तो हम लखनऊ में रह सकते हैं। और बिटिया थी हमारी, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए अच्छा है, यहाँ पे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है। देन आई चूज लखनऊ, देन आई मूव लखनऊ। तो 9 साल में लखनऊ में रहा। और लखनऊ में फोन आते रहते थे संजय जी का, तो पहले नहीं वो फोन होता था पीसीओ का। तो मैं एक दिन पीसीओ से बोल रहा था कि किलिंग मशीन आ गई है और क्या करना, मतलब वो एक साथ कई लोगों को मारेगी, मतलब स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, यार किलिंग मशीन आ गई इनके पास। तो एक ब्लाइंड डेथ की एक कॉमिक थी, किलिंग मशीन। हाँ, वो इसलिए हुआ था, लखनऊ आने का एक बड़ा डिसीजन था, स्पीड पोस्ट स्टार्ट हुआ था। तो पहले जो है चिट्ठी उट्ठी जाती थी, महीनों लग जाते थे। स्पीड पोस्ट वाज फॉर श्योर 1 डे के बाद डिलीवरी होनी थी दिल्ली में। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी, डिमांड ड्राफ्ट चलने लगे, क्योंकि पहले तो चेक लगाओ तो 1 महीने में आता था, आउट स्टेशन का चेक है, तो डिमांड ड्राफ्ट आने लगे। तो ये एक सुविधा हुई और फोन पे आप बात कर सकते थे, मतलब डायरेक्ट। और हम तो वहां से शुरू किए थे जब 1 पेज की मेमोरी होती थी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में। और मैंने जब पीसी खरीदा था तो 1.5 KB का आता था वो फ्लॉपी ड्राइव, और हिलने लगता था फ्लॉपी ड्राइव। राइट। एंड मैं पूरे इलाके में पहला आदमी था जिसके पास डीवीडी राइटर था। सो आई वाज द रिचेस्ट गाय। तो तब भी एनिमेशन का कीड़ा था, मतलब कॉमिक कर रहे थे, एनिमेशन का कीड़ा था। देन आई मूव टू मुंबई, आई वेंट टू यूनिलेजर नाम था, और राम मोहन का एक स्टूडियो था। उस समय 2D एनिमेशन आया, क्रेजी एकदम आउटसोर्स इंडिया में। और वो पहला हार्ट एनिमेशन स्कूल था हैदराबाद में, वहां पे प्रॉपरली, मतलब पहला स्कूल है 2D एनिमेशन का। फिर जी का और ये सब आए। तो हनुमान बन रही थी उस समय, जो पहले आई थी ना हनुमान 2D एनिमेशन वाला। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहा था, लेकिन आई वाज नॉट सो हैप्पी, क्योंकि एक स्टूडियो में गए, एकदम भरा हुआ है, संजीव वायरकर का राम वायरकर के लड़के थे यूटीवी में, और वो एकदम भरा भरा है, और प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो एकदम खाली हो गया। हम बोले ये किस तरह का जॉब है, मतलब आज काम हो रहा है, बहुत सारा काम है, कल को खाली हो गया। तो आई वाज नॉट श्योर कि ये इंडस्ट्री इंडिया में चलेगी कि नहीं चलेगी, और नहीं चली। बाय द टाइम 2D एनिमेशन सेटल हो रहा था, तब तक 3D एनिमेशन आ गया। 3D एनिमेशन सेटल होते होते गेमिंग आ गया, तो कोई भी अपना पैर नहीं जमा पाया। तो कॉमिक इंडस्ट्री थी, और पैसे बहुत अच्छे नहीं थे। लाइफ में एक अच्छा आउटसोर्स आने लगे इंडिया में बहुत सारे। एक काम था, एक कंपनी थी प्लानमैन, उनके पास एक कंसाइनमेंट आया कि ये एक प्रोजेक्ट है, वी नीड 500-600 पीपल हु कैन अंडरस्टैंड फोटोशॉप। बोले ये ऐसा कौन सा काम है? उनके पास प्ले बॉय मैगजीन के जितने भी हार्ड कॉपी फोटोग्राफ थे 1946 के बाद का,
दे वांट एवरीथिंग टू बी डिजिटलाइज, मतलब स्कैन करके जो क्रैक्स वगैरह हैं उसको ठीक करना है। हम बोले इससे बढ़िया काम ही नहीं हो सकता। मतलब एंड फोटो रेस्टोरेशन आई का काम है। हाँ, और आई हैव टू डू ऑल द क्यूसी। तो अच्छा। सर लेकिन ये इस ईयर तरह बता देंगे क्या, कौन से ईयर की बात है ये? 2000 और आई थिंक 2000 की ही बात है मेरे से। अच्छा। तभी ये नहीं फोटोशॉप टू, वगैरह भी काफी नए टूल थे आई थिंक ये, मतलब किस बात ज्यादा लोगों को आता भी नहीं था ये सब। अरे तो हम तो एक ही दिन में सिखा देते थे, करना क्या है उसमें। आज भी हम आपको सिखा दें, आई नीड वन डे ओनली टू बिकम डिजिटल कलरिंग आर्टिस्ट। अरे बाप, तो नाइस। उसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन हमको 50 लोग आके मिल रहे हैं, तो 50 लोग में हम बोले सबको रख लो। बोले नहीं, आपको प्रॉपर इंटरव्यू लेना है। भाई इंटरव्यू क्या लेना है, फोटो स्कैन करके टचअप ही तो करना है, इसमें इंटरव्यू क्या लेना। तो थोड़ा मैंने कॉर्पोरेट देखा, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, वो काम भेजते थे चिल्ड्रन बुक का, और मैं तो 5 मिनट में कर। हाँ, एक अच्छा चीज हुआ था। मेरा वो जो कीड़ा था कि कुछ और करना है, तो मैंने एक एनिमेशन स्टूडेंट जो हमारे यहाँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट था लखनऊ में, मुझे मैन पावर चाहिए थी आइदर फॉर समथिंग टू डू विथ एनिमेशन और to help me in comic illustration, something like inking or coloring or whatever. तो मुझे मिल नहीं रहे थे लोग, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला कि आइए हमारे यहाँ 2-3 महीने पढ़िए और काम करिए। तो उसमें एक लड़का आया, फीस था कुछ 700 रुपये पर मंथ, 3 महीने देने। तो एक लड़का आया, उसका नाम था अभिषेक मलसूरी, वो 3 महीने पढ़ाई किया मेरे साथ। तो उसने बोला सर मुझे राज कॉमिक में काम करना है। हम बोले ये लो। तो तिरंगा में बना रहा था, मैंने कहा अभी से कर रहे हो तो उसके 1 घंटे के बाद से वो राज कॉमिक में काम कर। एक लड़का आया हेमंत, बोला सर मुझे ज्ञान दीजिए। हम बोले चलो क्या करोगे। बोले कि हमको राज कॉमिक में नागराज बनाना। मैंने फोन किया विवेक जी को, बोले एक लड़के को भेज रहे हैं, उसको नागराज दे दो। बोला अरे ऐसे कैसे। हम बोले नहीं, उसको आपको नागराज देना, नहीं तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर रहा। तो गया गया हेमंत और उनको दे दिया उनको कुछ, फिर हेमंत भाग गया वहां। फिर 2008 में उसका मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ यहाँ पे। मैंने कहा पढ़ाई पूरी कर लो, क्योंकि यू विल रिग्रेट कि वो एक कागज का टुकड़ा मेरे पास नहीं है, एंड दैट विल नॉट गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि यार कर ही लेते तो क्या था। तो उसने कंप्लीट कर लिया। मैं जाने वाला था इंडिया छोड़ के, तब वो मिला, बोले कि जाओ सीधे अभी। तो फिर मैंने फोन किया इसको नागराज दीजिए, क्योंकि वो दिखता है लोगों के ऊपर कि दे आर मेड फॉर कॉमिक। एंड इफ आई एम द बिगेस्ट पर्सन, I get the privilege कि if I become a bridge to bring somebody to here to the industry। तो मैंने उनको ग्रूम किया थोड़ा बहुत, लेकिन हम सिखाते कुछ नहीं थे, हम खाली संस्कार सिखाते थे कि अच्छे से रहो, सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो और बड़ों की इज्जत करो, काम तो आता ही है। तो कॉमिक मैंने बनाया। मेरे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती थी कि कॉमिक सेट में आया करते थे कि 6 कॉमिक का सेट आएगा, उसमें 1 कॉमिक आएगी अनुपम जी की और 4 कॉमिक आएगी दिलीप चौबे की। फिर 1 कॉमिक आएगी मनु की, 4 आएगी दिलीप चौबे की, 1 आएगी धीरज। तो दे गेट द लग्जरी एंड आई गेट द प्रेशर। चौबे जी एक तो एक टोर्च बना दो, एक गमराज बना दो, एक अच्छा चलो तिरंगा ही बना, एक परमाणु को देखो वो देर कर रहे हैं, ये भी निपटा दो। अरे वो एक आर्टिस्ट थे, वो मर गए थे, बोले आधा उन्होंने बनाई, आधी तुम बना दो, उसी स्टाइल में बना दे। टाइम हम देते नहीं थे, मतलब 10 दिन बाद फोन आता था कॉमिक लेट हो गई है। मतलब 32 पेज की कॉमिक है और लेट कैसे हो गई। 32 पेज की मुझे 4 कॉमिक बनानी होती थी। एंड मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ कि क्वालिटी बहुत खराब होने के 2 रीजन होते हैं। हम कमर्शियल आर्ट, मतलब आप 10 रुपए का समोसा खाओगे और 200 रुपए का पिज्जा खाओगे तो फर्क दिखेगा ना। तो हम 200 रुपए का पिज्जा भी बनाते थे और समोसा भी 10 रुपए वाला खाते थे। मेरा काम नहीं, जो लोग अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि 20 साल से आप लोगों ने मेरा कोई काम नहीं देखा है, मैंने कभी पब्लिकली लगाया भी नहीं। खाली एक छोटा सा एक बात बता देते हैं कि जो आर्टिस्ट को आप देख रहे थे वो एक बच्चा था और मैच्योर नहीं था, और घर चलाने होते हैं और बिटिया को अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है, माता पिता की दवाई लेनी होती है, और घर के छोटे छोटे सपने होते हैं, होली दिवाली होती है। जो पैसे मुझे मिलते थे उससे पूरा नहीं होता उस जमाने में।
मेरे को मैंने कभी शिकायत नहीं की, और आज तक मैंने अपने किसी भी क्लाइंट से ये नहीं बोला कि 2 रुपए और बढ़ा दे भाई। जब मेरे ही कॉमिक की कैलीग्राफी का पैसा और आर्टवर्क का पैसा जब सेम हो गया, तब मैंने गिव अप कर दिया। तो मेरे पे एक प्रेशर होता था कि अगर मैं एक कॉमिक और बना लूंगा तो शायद ये दिवाली अच्छी बीत जाएगी और दीपिका को मैं 2 बनारस की साड़ी ले आके दे दूंगा। एंड आई डिजर्व मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग, आई डिजर्व। और अभी भी आप देख लो, अब आई डिजर्व नाउ, ओके। एक रोलेक्स यहाँ है और 2 अंदर रखे, आई डिजर्व दैट। Good, I good to get hear, a sir. whole, I think yeah, I आपने get. बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट यहाँ पे उठाया है, जो आर्टिस्ट, आई थिंक सारे आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है, आई थिंक ये कि लेकिन ये है कि जब आप काम कर रहे थे तभी तो फिर भी मार्केट अच्छा था। आज के डेट में अगर आप देखो तो कॉमिक्स मार्केट उतना अच्छा नहीं है, और आपने जो एक्नॉलेज किया कि आर्ट वर्क जो हम लोग देख रहे थे तभी, बट स्टिल उस आर्ट वर्क के साथ भी आपके काफी फैंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अरे वही तो है, मैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो 5 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, 5 ही दिख रहे हैं कि अच्छा एक तो मैं हूँ आप लोगों ने वो जो दिवाली पे मेरी बिटिया ने अच्छे कपड़े पहने थे ना, उसके पैसे आपने दिए। अरे आप ये तो मैं उन सभी कॉमिक प्रेमियों को जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी, जिसके कारण मेरा घर चला, मैं स्वस्थ रहा, खुश रहा, जितने दिन भी जुड़ा रहा कॉमिक इंडस्ट्री में। और सबका, मैं एक दिन ऐसे ही ऑटो में आ रहा था, यही लखनऊ की बात है, वो लड़का बंबई का था और उसने मेरे से बोला कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा था। मैंने कहा इतनी अच्छी हिंदी, आप तो महाराष्ट्र में रहे हो। बोला मैं राज कॉमिक पढ़ के मेरी हिंदी अच्छी है। और हम बोले कि अच्छा उसमें कोई तिरंगा भी कभी पढ़े? बोला हाँ दिलीप जी की तो का तो मैं फैन हूँ। हम बोले बेटा चलो तुम घर लेके आए, हम उसको चाय वाय पिलाए दिलीप जी से मिलवाते हैं तुम्हें। हाँ, तो फिर फोटो खींची, फिर फेसबुक वगैरह पे फॉलो हुआ। तो एक जोश था उस समय जवानी का, रात भर काम कर रहे हैं और सेल्फ मोटिवेटेड थे। आई डोंट हैव टू गो ऑफिस and I have to be self motivated. Sometimes I woke up like 2 AM because 2 बजे से 7 बजे तक बिटिया, जब मैं ही स्कूल लेके जाता था उसके स्कूटर से, और तब तक मैं 2 पेज स्क्रिबल कर लेता था और मेरे पास टाइम होता था, उसमें से मैं थोड़ा टाइम काट के एक इंस्टीट्यूट चला रहा था, उसी में मैं कुछ एनिमेशन का फ्यूचर देख रहा था। तो मैं किसी तरह से वो जो टाइम था उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, बहुत सारा काम किया, नॉट जस्ट ओनली कॉमिक ना। तो एक पार्ट है कॉमिक का, मैं उसको बहुत बड़ा नहीं समझता हूँ क्योंकि काम हर लोग करते हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि वी गेट नेम, फेम एंड मनी टुगेदर, और पीपल एक्नॉलेज एंड पीपल अप्रिशिएट, और अभी तक याद रखे हैं। मतलब हम तो 20 साल से कॉमिक नहीं बनाए स्टिल। अभी हनीफ जी से बात हो रही थी, हनीफ जी ने कहा कि चौबे जी आप कॉमिक बना रहे हो, एक दिलीप चौबे और हनीफ जी की जोड़ी की एक कॉमिक आनी चाहिए। हम बोले नहीं हनीफ जी, जो हम लोगों ने कर दिया दैट हैज टू बी लाइक दैट। एक हिस्ट्री है कि हनीफ जी लिखते थे और दिलीप चौबे तिरंगा बनाते थे, दिस हैज टू बी लाइक दैट। जो हमने किया, वो भी बता रहे थे कि कॉमिक 40,000 तक की एक तिरंगा की कॉमिक बिकी है। कश्मीर में कोई फैन था, ओरिजिनल कॉपी, फर्स्ट कॉपी। तो वो सब एक है, एक अच्छी चीज है, नॉस्टैल्जिया है, लेकिन मैं उसमें जीना नहीं चाहता। आप लोग तो एकदम उसी दुनिया में हैं, अभी भी हैं। तो मैं निकल गया था 20 साल पहले, और अब हम नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, कोई सवाल पूछ। मेरा अभी अब जो आपने, या विवेक भाई में एक क्वेश्चन मेरा एक है बहुत, कि जो मैंने नोटिस किया है आपके सारे वीडियोस में और आपकी एज अ पर्सनालिटी भी, कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, इट्स ऑन अनदर लेवल। मतलब आजकल हम आग लगा देंगे भाई। यूएस गए थे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिलीप चौबे जिसको आप तिरंगा का आर्टिस्ट मानते हैं, या बहुत लोग, अरे हमारे जैसा मीम देने वाला कोई आर्टिस्ट हुआ ही नहीं आज तक। कोई मुझे ऐबे जी बोलता है, कोई बोलता है उंगली में ऐप निकाल दिया दिलीप चौबे ने, 8 टैग बना दिए उंगलियों में। तो कुछ तो किया, मतलब कुछ अलग तो किया। तो मेरा एक सीक्रेट है, आप दिलीप चौबे को एक अलग तरीके से जानते हैं, एक मैं हूँ पर्सनालिटी जो जिसका दिमाग खुला हुआ है। आई नो हाउ टू लर्न थिंग्स एंड आई एम ऑलवेज लर्निंग।
मैं जाता हूँ यूएस में, मेरे बगल में जो आदमी मेरा कलीग जो बैठा हुआ है बगल में, वो मुलान का एनिमेशन 2D एनिमेशन में जो VFX होते थे वो इधर बैठा, इधर पिक्सार का नीमो और लायन किंग और उसका स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बैठा हुआ है, इधर संडारा बैठी है जिसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इधर टोनी वाइट बैठा है जिसने पेंसिल टू पिक्सल लिखा है, वो मेरा डिपार्टमेंट हेड है, मतलब हम सारे डिज्नी के लोगों के साथ में बैठे और उनका काम ग्रेट है। लेकिन जिस दिन दिलीप चौबे ने पेंसिल उठाई, कसम से बता रहे, 14 साल से हर सेमेस्टर में एनानमस इवेल्युएशन होता है कि टीचर कैसे पढ़ाया। आप गूगल पे कहीं कहीं ढूंढ लेना, दिलीप इज गॉड, दिलीप गॉट अ ब्रश फ्रॉम शिवा, ऐसे ही कमेंट आते हैं। आज तक किसी बच्चे ने छुप के भी कोई बुरी बात नहीं बोली, क्योंकि इतना अपने आप को अपग्रेड किया मैंने, रात दिन लग के एक एक चीज अपॉर्चुनिटी, मतलब एक छोटे बच्चे को खिलौने की दुकान में छोड़ दे, बेटा जा ले ले जो लेना है। वहां मैं गया, वहां पे एक से एक सीखने के लिए, मतलब आई वाज सो क्रेजी। तो मैंने बहुत दिल लगा के, और एक स्टेक था मेरे ऊपर क्योंकि एकमात्र मैं था जो इंडिया से था, तो बहुत सारे कभी कभी फेस पे तो नहीं बोलते लोग, लेकिन थोड़ा बहुत रेसिज्म तो रहता ही है। और सिंगापुर जैसी जगह पे भी मैं पढ़ाया हूँ और वहां पे भी एक तमिल कम्युनिटी रहती है, तो मैंने आग लगा दिया भाई, मेरा कॉन्फिडेंस, अरे हमारा नाम ही कॉन्फिडेंस है, आगे बोलिए। नहीं सर, मतलब मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो फॉरेन में ना टीचर बनना बहुत मुश्किल है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड मतलब मोस्ट चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि और साथ में जो फंडामेंटल क्लासेस ना बेस्ट टीचर्स को दी जाती है, ताकि बच्चों के फंडामेंटल सबसे सही हो। एडवांस टॉपिक्स तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ एक अच्छा टीचर ही ढंग से सिखा सकता है। और उसमें भी आपने 14 साल बाहर, मतलब अब्रॉड में कंटिन्यू किया है, और वो चीज को मैं रियली लाइक कि हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट्स रियली टफ। मतलब कई बार, मतलब मैं बायस नहीं साउंड करना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हमने कॉलेजेस में देखा है कि जो एमटेक करते हैं और जिनकी जॉब नहीं लगती, कई बार वो टीचर बन जाते हैं, तो थोड़ी टीचर की वैल्यू कम रहती है इंडियन के आईज में, विच इज नॉट ट्रू। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में फंडामेंटल कोर्सेज के टीचर्स देखोगे तो दे विल बी ऑलवेज द एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर्स। एंड सिमिलरली लाइक यूएस में, मेरी यूएस में पीएचडी हुई है, तो मैं टीचिंग असिस्टेंट भी रहा हूँ, एंड आई हैव सीन पीपल, और उनके भी स्ट्रगल्स ऐसे ही रहे कि जब वो यहाँ आए हैं प्रोफेसर्स, उनके पास ना कंप्यूटर का कुछ मालूम नहीं था। दे वर आईआईटी चेन्नई के टॉपर्स, बट विद इन 1 सेमेस्टर उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो जो इंडियन जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, कि मतलब टूल्स आप में टैलेंट नहीं ला सकता, टैलेंट इनबॉर्न रहता है। एंड आई थिंक प्रॉब्ली वही आपने भी, जब आप बाहर आए तो आपने फाइट करा है, सरवाइव करा है और शो करा है, और उसको आज तक आपने कंटिन्यू करा है। देखिए, मेरा डिसीजन लेना इंडस्ट्री प्रोडक्शन छोड़ने का, मैं मैच्योर आदमी हूँ, और मैं कॉमिक तो छोड़ रहा था, फिर बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे मेरे को, कुछ आउटसोर्स जब आ रहा था कि यार इंडस्ट्री में एक धीरज वर्मा, एक दिलीप चौबे, ऐसे नाम 2-3 गिने जाते थे कि इनको पकड़ लो, इनको बुला लो, फिर आपका गाड़ी चल जाएगा और ये लोग स्टूडियो चला लेंगे। मैं उस रैकेट में थोड़ा फंसा, बट एक दिन मैंने छोड़ दिया, घर आया, मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं यार, हम एजुकेशन में जाते हैं, और रिसेशन आ गया। ये जितनी कंपनियां थी 2007-8 में, रिसेशन वाज वेरी बैड, एंड जो हमारी सैलरी थी वो 2-2 महीने 6-6 महीने से फंसने लगी। लेकिन जब मैं निकल रहा था 2008 में, थोड़ा सा हैपनिंग हुआ। पहला हैपनिंग ये हुआ कि विमानी का करणवीर अरोरा मेरे से मिले, और उसके हाथ में कुछ कॉमिक के पेजेस थे, विवेक नहीं बनाए थे, विवेक गोयल ने, और उन्होंने कहा दिलीप जी आप विमानी का ज्वाइन करिए। उसी समय कैंप फायर स्टार्ट हो रहा था 2008 में, और उन्होंने कहा कैंप फायर ज्वाइन करिए, और भी कुछ कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सोचा हम इंडस्ट्री छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि इट हैज टू बी अ बिग डिसीजन फॉर मी टू चूज समथिंग, अ पाथ वेयर आई गॉट अ करियर। और मेरी बिटिया 9th में थी, तो 9th 10th 11th 12th इज क्वाइट क्रूशियल, और मैं 41 की एज में विदेश में
नया करियर लेने जा रहा था। तो मैंने सीधे गूगल पे लिखा दी बेस्ट, क्योंकि फ्यूचर था वीडियो गेम का, तो मैंने लिखा द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड इन वीडियो गेम्स टीचिंग। तो उस पे लिखा डिजिपेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सियाटल में है। तो मैं उसमें देखा तो नॉर्मली हमेशा रहते हैं कि कुछ ना कुछ वैकेंसी होती है, तो उसमें लिखा था कि बेसिक फाउंडेशन पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए जिसके 2D ट्रेडिशनल स्किल अच्छे हों और डिजिटल भी वैसे ही स्ट्रांग हो। तो मैंने कहा ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, तो मैंने उनको अपना रिज्यूमे और 20 पेज कुछ आर्ट वर्क दिखाने थे, तिरंगा नहीं भेजे थे भाई, तब तक मेरी ये किताब आ गई थी मात्र। This is called Learn Illustration, and these artworks are done by me, and it's a textbook somewhere in the university. तो ये किताब थी मेरा पोर्टफोलियो, और मैं गया यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि हम एक अपना ब्रांच खोल रहे हैं सिंगापुर, वहाँ पे मेरे बॉसेज आ रहे हैं और आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। तो मतलब वो आपका इंटरव्यू सिंगापुर में कर लेंगे। तो मैं आया यहाँ पे सिंगापुर में मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ की सिस्टर भी रह रही थी, और करीब 10 साल से। तो मैं वहां गया, तो बॉस थे हमारे, उनका नाम है क्लॉद कोमेर। उसका फर्स्ट जॉब निंटेंडो नॉर्थ अमेरिका का मैनेजिंग डायरेक्टर से था। ही ब्रिंग निंटेंडो देयर एंड ही काइंड ऑफ पार्टनर टू निंटेंडो। और वो मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कैन यू ड्रॉ मी। हम बोले पेंसिल लाओ। देन आई ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट विद इन मे बी 1 मिनट। बोला कि हो गया तुम्हारा जॉब, और जो भी सैलरी सिंगापुर में जो यहाँ का इंटरनेशनल सीईओ है देगा, उससे हम 20% ज्यादा देंगे अगर आप रेडमंड चलेंगे यूएस में। हम बोले ठीक है। फिर मैं इस इंटरव्यू के लिए दे गेव मी रिटर्न टिकट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू सिंगापुर, सिंगापुर टू दिल्ली। रेज्यूमे देने के 1 घंटे के बाद आई गॉट द रिटर्न टिकट। मैं वहां से आया हूँ सिंगापुर से दिल्ली, और सैलरी निगोशिएशन हो गई। मतलब दिमाग फटने वाली सैलरी थी, मेरे बाप ने भी नहीं सोचा होगा। तो मतलब जितने में आप 1 महीने में एक कार खरीद सकते हैं यहाँ पे, उतनी सैलरी थी। तो मैंने कहा कि अरे वाह। फिर वो असल में हुआ क्या कि दे गॉट अ कोर्स कैरिकुलम, एंड एक रेड कलर की बुक थी, उसमें लिखा था आर्ट 101। वहां पे आपको ड्राइंग सिखाई जाएगी, टोन कलर कंपोजिशन। मैंने देखा उसमें 150 थे। हम बोले हम सब पढ़ा सकते, किसी भी क्लास में भेज दो। तो हो गया। वो गेम बेस्ड है, मतलब इतना अच्छा उन्होंने कैरिकुलम बनाया है। ट्रेडिशनल भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, आर्ट वर्क भी जा रहा है, गेम डिजाइन वाले भी आर्टिस्ट हैं, और प्रोग्रामर भी थोड़े बहुत आर्ट एप्रिसिएशन की क्लास। तो डेजिग्नेशन उन्होंने रखा, जैसे यहाँ पे होता है ना टीचर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वो, तो सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल लेक्चरर। तो मेरे पहले ऑफर लेटर में आई वाज प्रिंसिपल लेक्चरर इन डिजिपेन, सबसे ऊपर। बट आई डोंट हैव टू डू पेपर वर्क। ये जो होते हैं ना डीन लोग करते हैं कि इधर मीटिंग उधर मीटिंग, नहीं, आई हैव टू टीच ओनली। तो हो गया। फिर एक डिलेमा था। फिर उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली से उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेनिंग होगी, भेज दिया हमको सियाटल। वहां गए, इतनी ठंडी थी, बाप रे बाप। कनाडा में वैंकूवर के बगल में हमारी तो मतलब दांत किटकिटा जाते थे। उस पे भी लो दारू पी रहे हैं, दोपहर में वाइन है। तो अच्छा सा कल्चर था, सब समझ में आ रहा था हमको। हुआ क्या कि जो मेरा काम का जो मेरा पोटेंशियल था, दे पुट मी ऑन portfolio classes or senior classes where you were working with a team and project and all. फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि दिलीप को सारे फाउंडेशन में डालो, आर्ट 101 से घुसाओ इसमें। तो हम 101, 201 एंड सम क्लासेस फ्रॉम 301। तो 4 साल का था। तो उसमें एक सीक्वेंशियल आर्ट था, विच इज यू कैन अडॉप्ट अ क्लास फॉर 3 क्रेडिट और समथिंग लाइक। उसमें फुल हाउस होता था। और सीखने की कहां तक बताएं, द पीपल हु रोट ऑल द पिक्सार स्टोरीज, दे वर माय कलीग्स एंड फ्रेंड्स। स्टोरी टेलिंग क्या होता है, हाउ टू राइट ए स्टोरी, स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है, कैरेक्टर डिजाइन, कंसेप्ट आर्ट, वाटर कलर, ये वो दुनिया भर के, लेकिन सब गेम रिलेटेड। वी आर नॉट डूइंग, हमारे यहाँ 2D एनिमेशन अभी भी ट्रेडिशनल जो फ्लिपिंग करके कागज पे ये होता है।
तो इट वाज ड्रीम काइंड ऑफ प्लेस जहां पे देयर इज अ डेडलाइन. वी डोंट treat student as student from day one. They are a professional. They will fail अगर उनका गेम sellable नहीं है end of the semester. कोई glitch है then you are failed. The whole team will be failed. तो बहुत strict था और बहुत सूदिंग था और बड़ा मजा आया पढ़ाने में. शुरुआत में थोड़ा सा 1-2 बार मेरा ही ब्लैकआउट हुआ भाई, मतलब वाट लग गई है, क्योंकि इंग्लिश तो आप समझ ही नहीं सकते, घंटा एक वर्ड नहीं समझ सकते भाई, वो बोल रहे हैं इंग्लिश. और कुछ टीचर हमारे यूरोपियन, वो अपनी दुनिया में बोल रहे हैं, उनकी अंग्रेजी में मतलब जैसे थोड़ा तमिल तेलुगु ऐसे मिक्स होके बात होगा तो कैसे समझ में आएगा. डायलेक्ट तो डिफरेंट हो जाता है. हाँ, तो अब एक एकदम प्योर अमेरिकन है, उसके वर्ड तो आप डिक्शनरी में ढूंढो पहले. उस समय तो चैट जीपीटी भी नहीं था कि कुछ बताता सही से. तो एक कल्चरल वो था. फिर सिंगापुर को मैंने ऑप्ट किया, उसके रीजन ये थे कि सिंगापुर में धनिया पत्ती भी इंडिया से आती है, कोई मसाला सब कुछ, पापड़म ये वो सारा कुछ, बीड़ी पान बांग्लादेशी पान वान खाते. सो सिंगापुर इज फार बेटर देन ठंडी ऑफ वैंकूवर. सैलरी वहीं से आनी थी, तो आई चूज दिस वन. दीदी भी थी यहाँ, मंदिर भी है, 2.5 घंटे में आप इंडिया चले जा रहे हो. सो चेन्नई, हाँ, नॉट दिल्ली. तो और टाइम का भी कुछ नहीं है, होली दिवाली मनती है वहां पे. सो आई चूज सिंगापुर एंड आई वाज देयर फॉर 14 years and 1 day. और झूठ बोल के कि तबीयत खराब है मेरी, मैं इंडिया भागा. कोविड मेड मी इमोशनल. अभी आप एनआरआई हो, मैं आपको बताता हूँ एनआरआई होने में क्या क्या कष्ट होते हैं. आई डोंट वांट टू प्ले होली ऑन संडे एंड होली ऑन दिवाली ऑन संडे. एंड बहुत लिमिटेशन होती है. मतलब एक ये जो कोविड था ना, इट ब्रोक मी लाइक फ्रॉम माय कोर. कोविड ब्रोक मी, क्योंकि सिंगापुर वाज लाइक एकदम, मतलब पूरी दुनिया से फ्लाइट जाएगी सिंगापुर इंडिया, अगर आप जा रहे हो तो आ नहीं रहे हो, ये सब हमको नहीं चाहिए भाई. और 14 साल कितने साल रहना है बताओ भी. अगर आप लोग जिस दिन प्लान करोगे, मूड बनेगा, अभी तो वहीं रहो क्योंकि यंग हो सब लोग. तो मूड बनेगा, देन यू कैन टॉक टू मी हाउ कैन समवन बीइंग एन एनआरआई फॉर 14 years. अभी मैं सबैटिकल लीव पे हूँ. तो 10 साल के बाद आप जो टीचर होते हैं यूनिवर्सिटी में, यू कैन गो 1 year 2 year, टेक अ ब्रेक, लर्न सम मोर एंड कम बैक एंड सर्व. ऐसा होता है जो प्रिंसिपल लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर होते हैं. बट ऐसा कोई इरादा नहीं है. इंडिया आने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा है कि देश को कुछ रिटर्न करना है. तिरंगा के कारण नहीं है, मतलब मैं देशभक्त हूँ. आई गेट इमोशनल. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जब नेशनल एंथम टीवी पे आ रहा है, देन आई डोंट हैव टीयर्स इन माय आईज. रुक जाओ. तो जब तक सर हमारे साथ अंशुल भाई को इंट्रोड्यूस कर दो. हाँ, मैं वही कह रहा था कि आपके ससुराल से ही दुग्गल साहब जो अंशुल श्रीवास्तव हैं, हम लोग को ज्वाइन करते हैं. ये भी लखनऊ से ही है. अरे वाह, लखनऊ के मजे हम ले रहे हैं भाई. वो तो है. मैं कह रहा था 24 सर से बात हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट विजिट में लखनऊ के सर से मिलने जाना है. बिल्कुल बिल्कुल, आइए यहीं पे खाते हैं. इदरीस की बिरयानी सबको खिलाते हैं, कबाब पराठे. श्योर सर. तो हाँ बोलिए आप. सवाल नहीं सर, सवाल नहीं था. मैं जस्ट ऑडियंस के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने नंबर्स बताए ना, 101, 201, 301. जब यूएस में आप ना कॉलेजेस में जाते हो तो फर्स्ट ईयर के लिए 101 होता है फंडामेंटल कोर्सेज, सेकेंड 201, 301. तो मतलब इस तरीके से होता है. और मास्टर्स वाले 500 600 वाले मतलब कोर्सेज के नंबर्स होते हैं. और वही जो 101 इज लाइक की फंडामेंटल, लाइक की एलिमेंट्री कोर्स है जो मतलब बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा. एंड बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं. दैट्स गिवन इन एनी यूनिवर्सिटी कि लाइक यू हैव टू बी द बेस्ट टीचर. जो क्योंकि वो मतलब ये है ना कि जैसे वो जो मिट्टी है जिससे आप घड़ा बना रहे हो, राइट. तो 101 इज लाइक दैट काइंड ऑफ ए कोर्स जहाँ पे बेस्ट कुम्हारी आपको मतलब मोल्ड करना चाहिए. एंड उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिलीप चौबे सर का क्या वैल्यू रही होगी डिजीपेन पे कि उन्हें 101 ऑफर किया गया है.
डोंट गो बाय द हम प्रिंसिपल 811 में अगर बच्चा आया 2 दिन पढ़ा है मेरे साथ, 2 लेसन लिया है, उसके बाद मान लो कोई ऐसे पूछ दिया, somebody joking around कि I saw one first year student smiling, मतलब how dare you smile, आपने स्माइल करने का टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहीं पे स्पीड अप कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, लड़कियां मार बाल वाल रंग के और आंख में आई लेंसेज और ये सब लगा के आती हैं। दूसरे 1 सप्ताह के बाद वो हवाई चप्पल में आती हैं, कंघी करे बिना आती हैं। उनको रियलाइज हो जाता है कि हम अगर यहाँ जा रहे हैं तो हमको इतनी मेहनत करनी है। तो फर्स्ट डे का फर्स्ट इंटरेक्शन मेरे साथ होता है स्टूडेंट का। बाद में और जितने भी डीजीपेन में स्टूडेंट्स आते हैं, आई वाज द पर्सन हु टेक इंटरव्यू, मतलब बिफोर कमिंग टू दैट आई टेक द इंटरव्यू। मेरे को फुल अथॉरिटी थी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए कि जिसको मैंने हाँ बोल दिया उसका एडमिशन होगा, जिसका ना बोल दिया नहीं होगा। It's not about like I'm talking about RTIS, real time simulation engineering and all. उसका भी मैं ही इंटरव्यू लेता था because we grow a culture in DigiPen. It's not about the skill set or education you are doing. Do you know how tough is that? Why you? मतलब मैंने पहला सवाल कि तुमने DigiPen के क्या क्या रूमर सुने हैं? मैं बोला DigiPen के टीचर्स बहुत बेकार हैं और बहुत काम कराते हैं। और ये तो एंड ऑफ द डे जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है अभी, तो अराउंड $4,000 SGD उसका एंट्री लेवल इंडस्ट्री में सैलरी। तो हम उनको इतना ब्रश अप कर देते हैं और फाउंडेशन ही सब कुछ है। अगर आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट AI एंड दिस एंड दैट, नो वरीज। सो सर आई थिंक हमने काफी जर्नी के ऊपर बात कर ली, साथ में सवाल भी ले लिए। अभी मेन चीज पे आते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, विनमिक्स और देसी क्रिएटिव ग्रुप के बारे में। अगर आप लोगों को, मतलब ऑलरेडी हमने इधर उधर देखा है, बट आपके मुंह से सुनना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये क्या आपकी कोशिश है, क्या पहल है, ये इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं। Start? Record? Yep. Okay. बढ़िया।